कोरोना और वैक्सीन। आज ये दूसरी बार आपसे हम सब मुखातिब यहाँ हो रहे हैं। ये हमारी आज 13वीं वेबिनार है। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग, जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर इस वेबिनार के दरमियान आपको कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में टेक्स्ट के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, हमारे इन्फ्लुएंसर और हमारे फैक्ट चेकर्स कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएं। हम हमारी वेबिनार में देश के जाने माने लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आज भी इसी क्रम में 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अनंत पाराशर का, आप MD इंटरनल मेडिसिन हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अशोक राय जी का, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। और मैं रविंद्र जायसवाल जी का स्वागत करूंगा, आप स्टाफ एवं पंजीयन राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार देख रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज की ओर से इस्तकबाल करता हूं। अब मैं अपनी टीम से भी आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा उर्वशी कपूर, आशीष महर्षि आपसे मुखातिब होंगे। गौरव तिवारी प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रहे हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी ये वेबिनार। मैं आमंत्रित करूंगा मेरी फैक्ट चेकर साथी उर्वशी कपूर को। उर्वशी जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, और एक बार फिर सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और जितने भी हमारे साथ जो भी हमारे ऑडियंस जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ। गौरव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं सो दैट हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। नमस्कार सर, और सवाल मेरा ये है कि वाराणसी में जितनी जनता हमारे साथ जुड़ी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उत्साह है लोगों में वैक्सीन को लेके, और हम जैसे आज अभी आगे बात करेंगे कि काफी फर्जी खबरें, भ्रामक खबरें भी फैल रही हैं, तो क्या इससे जुड़ी खबर, ऐसी कोई खबर आपके सामने भी कभी आई हो जिसको लेके लोगों के मन में वैक्सीन को लेके सबसे पहले उर्वशी जी, आपके विश्वास टीम, जागरण के पूरे टीम को साधुवाद कि लगातार अपने मीडिया के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज स्लॉट के लिए लोगों को क्यू में खड़ा है, लोग इतने तेजी में वहां पर वैक्सीन स्थल पहुंच करके क्यू में हैं। वरना आपको याद होगा कि जब शुरुआत में वैक्सीन आया था तो उत्तर प्रदेश सहित बनारस में कुछ परसेंटेज थे जो वैक्सीन नहीं लग पाने के कारण से खराब हो रहे थे। आज हमारे पास जो वैक्सीन खराब होने का परसेंटेज है वो 0 में आ गया है। कभी बढ़ के चला गया था 10% तक, लेकिन आप लोगों ने जो अभियान चलाया उस अभियान के कारण से लोग वैक्सीन स्थल पर क्यू में खड़े होकर के पहुंच रहे हैं। विशेष तौर पर नए जनरेशन के लोग जो खुद ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करा रहे हैं, और सरकार भी अलग अलग माध्यम से लोगों के ग्रुप हाउस वालों को भी रिक्वेस्ट करने पर वहां भेज रहे हैं, चाहे अधिवक्ताओं के बीच में है, चाहे पत्रकारों के बीच में हो, या बड़ी संख्या में जो कंपनियां रिक्वेस्ट कर रही है, सरकार वहां भी सुविधाएं दे रही है। और थर्ड वेव के पहले हम लोग का ऐसा प्रयास है, या हम सबका ऐसा देखने में आ रहा है, अगर यही गति रहा तो थर्ड वेव भगवान न करे आना नहीं चाहिए। और अगर आता है तो अगर देश के अंदर 70% लोगों को वैक्सीन हो जाएगा तो इसका असर काफी कम हो जाएगा।
तो आप सभी जगह, हम लोग के पास है, अब लोग फोन करते हैं कि मैं स्लॉट खोज रहा हूं, हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा सिफारिश करते हैं। पहले शुरुआत में हम लोगों ने वैक्सीन स्थल पर ई रिक्शा लगा करके बुजुर्गों के यहाँ भेज करके उनको बुलवाते थे कि आइए लगाइए वैक्सीन। आज तो उल्टा हो गया है कि लोग अपने साधन से पहुंच जा रहे हैं, यह अंतर आया है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। और हमारे सवाल आने शुरू हो गए हैं और हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जाने माने जुड़े हुए हैं। एक चैटबॉट पे सवाल आ रहा है शैलेंद्र सिंह जी का। डॉक्टर अशोक, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी। इनका प्रश्न है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज को बधाई देता हूं कि यस फॉर वैक्सीन जो कैंपेन शुरू किया है वो काफी काबिल तारीफ है। और दूसरा, मैं अपने माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी का स्वागत करता हूं। वो हम लोगों के बीच में आए और उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आए हैं। सब इस क्वेश्चन को कि कोरोना संक्रमित अगर व्यक्ति हो गया है अब कब वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति को जो रिसेंट गाइडलाइंस अभी आई है उसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण ठीक होने के करीब 3 महीने बाद अभी एडवाइजेबल है रिसेंट गाइडलाइन में कि 3 महीने बाद उसको वैक्सीन लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक, और जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सवाल आते जा रहे हैं और हम इस सेशन के दौरान आप सब कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब दें। इससे पहले हमने जो कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना संक्रमण से बचने के क्या उपाय हैं, ये हम सब फॉलो करते आ रहे हैं और इसका रिवीजन टाइम टू टाइम करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही अभी भी करें, नो मैटर केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हम अगर लापरवाही करेंगे तो हमें फिर वायरस अटैक हो सकता है। तो इसलिए किसी भी कार्यक्रम या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से आपको बचना है। किसी बाहरी शख्स के नजदीकी संपर्क से आप कोशिश करें कि मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक साफ करना है या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को अपनी कोहनी या टिश्यू पेपर से ढके। ये सारे पॉइंट्स आपको जब से कोविड भारत में दस्तक दी है, ये सारे पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे और फॉलो भी कर रहे होंगे। और आपको ये कोरोना वायरस जब तक है, जितनी दिन भी रहेगा आगे चल के, आई होप कि जल्दी खत्म हो जाए ये प्रॉब्लम, लेकिन जब तक है आपको ये करना है और ये आपको कंटिन्यू भी करना है। कोई बुराई नहीं है हाथ धोने में। तो ये ऐसी पॉइंट्स है जो आपको हमेशा करने चाहिए। ज्यादा संपर्क में आने वाली सतहें जैसे दरवाजे हैं या ऐसे सर्फेसेस हैं, उनको आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें। अब मैं आ रही हूँ, हमारे साथ डॉक्टर अनंत पराशर जुड़े हैं गुड़गांव से। सर, आपके पास मैं एक सवाल के साथ आना चाहूंगी कि इमरजेंसी मेडिकल की सहायता की जरूरत कब पड़ती है? जो भी कोरोना संक्रमित लोग हैं, वो ज्यादातर लोग डॉक्टर्स की सलाह से घर में भी ट्रीटमेंट्स करे हैं लोगों ने, तो ऐसी कब सिचुएशन आती है जब उनको इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है? देखिए ऋषि, बात ऐसा है कि अगर हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिवियर सिम्टम्स होते हैं कोविड के, जो हमें लगता है कि जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है शरीर, तो वो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, पेशेंट को घबराहट लगे, पेशेंट को बहुत पसीना आए, पेशेंट का फीवर जो है वो कम नहीं हो, वो सस्टेन्ड ऊपर की तरफ रहे, 100, 101, 102 फीवर हाई रहे, उसको वॉमिटिंग हो रहा हो या उसको बहुत सीवियर लूज मोशन हो रहा हो, दस्त लगे हो, डायरिया, ये सब सिम्टम्स ऐसे हैं। और उसको मेंटली ओरिएंटेड वो ना हो, वो कंफ्यूजन में रहे या उल्टी सीधी बातें करे, तो या सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहे, बहुत कमजोरी हो, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि डेंजर साइंस हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये डेंजर साइंस अगर हैं, या फिर ऑक्सीजन लेवल्स का बहुत कम रहना, 92, 91, 90 से कम ही रहना, परसिस्टेंटली ऊपर ना करे, तो ये सारे जो रेड फ्लैग साइंस हैं, डेंजर साइंस हैं, इनका हमें ध्यान रखना है और इमीडिएटली हमें इसको इमरजेंसी ही मान के एक अपने लोकल फिजिशियन जो है आसपास के हॉस्पिटल के पास जाके और वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत। अभी हमने देखा, हम सुनते भी आ रहे हैं आजकल काफी खबरों में, हम पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कोविड का म्यूटेशन हो रहा है। क्या होता है कोरोना वायरस का म्यूटेशन? डॉक्टर अशोक, क्यों ना हम ये सवाल से जान लें कि क्या है कोरोना वायरस म्यूटेशन? जो हम सुनते आ रहे हैं कि नया म्यूटेशन, नया वायरस, म्यूटेटेड वायरस आ रहा है। अभी
डेल्टा वायरस भी सुन रहे हैं, अक्सर न्यूज में डेल्टा प्लस वायरस आ गया, तो ये क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है? और हाँ उर्वशी जी, मैं सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो वायरस है उसका नेचर है म्यूटेट होना। म्यूटेट अपना बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, क्योंकि किसी भी आदमी को सर्वाइवल के लिए अपने को चेंज करना पड़ता है। वायरस भी अपने को चेंज करता है। तो आप तमाम इन्फेक्शंस होते हैं उसमें चेंज करता है, आप वैक्सीन ला रहे हैं उसमें चेंज करेगा। तो शुरू में जो वायरस आया था, अल्फा टाइप वायरस आया था जो फर्स्ट वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद जो है आपका जो सेकेंड वेव के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल हुआ, जो काफी संख्या में तबाही मचाया, वो डेल्टा वायरस था। अभी डेल्टा प्लस हमारे देश में करीब 40 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये वायरस जो है वेरिएंट्स, नए नए वेरिएंट्स, अब हो सकता है कोई नया भी वेरिएंट्स आ जाए। कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जो वेरिएंट्स असर करते हैं उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं, और उसी को अगर लगता है कि ये बहुत ही प्रभावी है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। डेल्टा प्लस को गवर्नमेंट का वेरिएंट, डेल्टा प्लस को गवर्नमेंट ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। अब जहां तक वैक्सीन की बात है नए वेरिएंट्स पे, तो आप दोनों वैक्सीन देखें हमारे इंडिया में, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों इंडियन वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, और साथ में अभी एक स्पुतनिक वैक्सीन ये भी अवेलेबल हो गई है। तो ये दोनों वैक्सीन हमारे जितने भी म्यूटेशन अभी तक थे डेल्टा तक, ये इफेक्टिव थे, काफी अच्छे इफेक्टिव हैं। और ये देखा गया कि जितने भी हमारे जो वैक्सीन लगवाए हुए लोग थे वो एडमिट हुए तो कम से कम उनको गंभीर संक्रमण नहीं हुआ, उनको आईसीयू केयर की जरूरत बहुत कम पड़ी। तो ये तो अंतर है कि वैक्सीन लगवाने वालों को 100% इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट द सीवियर डिसीज, मतलब बहुत गंभीर बीमारियों से बचाता है। माइल्ड बीमारी तो हो सकती है, माइल्ड बीमारी तो किसी भी वैक्सीन लगवाने के बाद हो सकती है। दूसरी चीज डेल्टा प्लस की बात है, तो अभी आपने देखा होगा कि अभी जो उज्जैन में देखा होगा कि उज्जैन में एक परिवार के पति पत्नी संक्रमित हुए डेल्टा प्लस से, और उसमें जिसको वैक्सीन लगी थी पति को, वो उनको तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, लेकिन पत्नी जिसको वैक्सीन नहीं लगी थी वो 4 दिन में एक्सपायर हो गई। इट मीन्स कि वैक्सीन शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा प्लस आल्सो, लेकिन ट्रायल जारी है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन डेल्टा प्लस पे कितना इफेक्टिव है, लेकिन ये आ रहा है कि वैक्सीन ऑलमोस्ट उस पे भी इफेक्टिव है, उतनी इफेक्टिव है जितना पहले की वेरिएंट पे इफेक्टिव थी। आपके पास इसी सवाल के साथ आए कि जो लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं, लोगों के मन में संदेह है कि हल्का बुखार या जहाँ आपको वैक्सीन लगी है वहाँ पे दर्द होता है, तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इससे डरने की जरूरत है और कितने दिन तक इसका असर रह सकता है? देखिए उर्वशी, बात यह है कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड या डेड वायरस है जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, हमारे टी सेल्स एंड बी सेल्स है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और अगली बार जब एक्चुअल वायरस आए या एक्चुअल बैक्टीरिया आए जो भी है, उसके अगेंस्ट एक हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दे सके, हमें बेटर प्रोटेक्ट कर सके। तो आप मान के चलिए कि नॉर्मली जो बीमारी होती है, हमें वायरल इलनेस होता है, उससे जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है या हेडेक होता है या कभी कभी वॉमिटिंग होता है या दस्त लगते हैं या नाक बहती है, तो ये जो सिम्टम्स हैं राइनाइटिस होता है, तो ये सिम्टम्स एक बहुत ही सस्टेन, मतलब मिनिमल फॉर्म में वैक्सीन के थ्रू हो सकते हैं, बिकॉज वो वैक्सीन आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है। और अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि वैक्सीन अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है, बिकॉज योर बॉडी इज प्रिपेयरिंग अ बेटर रिस्पॉन्स, मतलब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो गई है उसके लिए नेक्स्ट टाइम। तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होता है या आपको बॉडी एक्स होता है, वीकनेस लगती है कुछ दिन, डेफिनेटली मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, मुझे भी 2-3 दिन रहा था, मेरे घर वालों को भी रहा, मोस्टली लोगों में भी हो रहा है, किसी में कम होता है, किसी में 3-4 दिन लगे, लेकिन इससे कोई हार्म नहीं है, इससे कोई खाने की जरूरत नहीं है। आप प्लेन पैरासिटामोल टैबलेट्स ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा बॉडी एक्स है। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, आप ORS ले सकते हैं, पानी में मिला के अपने साथ रखिए, बेड साइड रखिए, एंड 3-4 दिन में ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स जिनमें नहीं आते उनमें हम ये सकते हैं कि वजह से इम्यूनिटी थोड़ा सा लैकिंग है, या नॉर्मली भी कुछ लोगों में, तो वो भी घबराने की। लेकिन जिन लोगों में आ रहा है उनको यही समझना कि बॉडी तैयार हो रही है वायरस से लड़ने के लिए, चीज है, इससे घबराने की।